Welcome class 10. Today in economic subject we will see how to create more employments. And in last video we have seen in the primary, secondary and tertiary sectors in India topic that where are most of the people employed. And we have seen that our most of the population is engaged in agriculture, but they are called underemployed because the number of agriculturists or farmers or laborers needed in the agriculture sector is more than what we see. Now in today's topic, how to create more employment, we will see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. यानी कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखेंगे। Take the case of Lakshmi with her 2-hectare plot of unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. हम देखते हैं इस उदाहरण में कि लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर भूमि जो असिंचित है, यानी कि जिसमें सिंचाई करने की सुविधा नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, वहाँ पे उसके परिवार को अगर एक कुआं बनाकर दे दिया जाए तो लक्ष्मी अपनी जमीन से दूसरा फसल भी ले सकती है और इस काम के लिए सरकार कुछ मदद कर सकती है या बैंक लोन प्रदान कर सकती है, लोन दे सकती है। अब हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों, यानी कि इसमें 50 दिन में आपका बीज डालना, पानी देना, खाद डालना और कटाई शामिल है, तक रोजगार प्रदान कर सकती है। यानी कि 2 लोग को आराम से 50 दिन का काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मेन हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये समझ में आया कि बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वे अपने खेतों से सही ढंग से फसल नहीं ले सकते हैं। और अगर उनको सिंचाई की सुविधा प्रदान कर दी जाए, चाहे बैंक लोन से या गवर्नमेंट अपने किसी स्कीम के द्वारा, तो हर किसान जो है वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपने खेतों में लगा सकता है और इससे खेतों की पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि अब अगर एक डैम का निर्माण कर दिया जाए, यानी कि एक डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल्स आर डग टू इरिगेट मेनी सच फार्म्स, तो this could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. कृषि के क्षेत्र में जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम गांवों को इतनी सुविधा प्रदान करें कि उन्हें गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता ही ना हो और वो अपने गांव में रहकर ही अपनी खेती से, किसानी से ही रोजगार का सृजन कर सकें। नाउ सपोज लक्ष्मी and other farmers produce much more than before. They would also need to sell some of this. For this, they may be required to transport their products to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान
बहुत अच्छा खेती करने लगे, बहुत अच्छा उत्पाद कर रहे हैं वो, है ना, उनके खेतों से बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। तो अब उनको ज़रूरत पड़ेगी कि अपने खर्च के लिए अनाज रखने के बाद जो बचा उसको बाज़ार में बेचने की। जब बाज़ार में बेचने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो नज़दीक के शहर में जाकर अपने कृषि उत्पाद को बेच सकें। अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में, मान लीजिए कि रोड बना दिया या फिर कोल्ड स्टोरेज बना दी जहाँ पर वो अपने अनाज को रख सकें, या फिर ऐसी सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाए कि हर फार्मर लक्ष्मी की तरह, जिनको पानी की फैसिलिटी मिल चुकी है और वो अच्छा फसल उगा रहे हैं, तो वो अपने फसल को अच्छे दामों पर बेच सकें। This activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसान को सिंचाई की सुविधा मिल गई, सिंचाई से कृषि अच्छा होना शुरू हुआ, इस कृषि से उनको बेचने की आवश्यकता पड़ी, बेचने की आवश्यकता के कारण परिवहन और सड़क की स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुई तो इसमें भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट नए बनकर सामने आ गए। तो इस तरह से भी हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम कर सकते हैं। Lakshmi's need is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agricultural equipments, and pump sets to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these. So, she will have to borrow money from moneylenders and pay a high rate of interest. यहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं। केवल सिंचाई उपलब्ध करवा देने से ही किसानों की समस्या खत्म नहीं होती है या रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं होते हैं। लक्ष्मी जैसे कई ऐसे किसान हैं जो अपनी खेतों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जैसे बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए या दूसरे कृषि इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए उन्हें हर समय पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इन पैसे के लिए वो ज़्यादातर गांव के ही सूदखोर से पैसा उधार लेते हैं और उसके बदले बहुत बड़ा ब्याज वो चुकाते हैं। लेकिन अगर लोकल बैंक्स उनको कर्ज देना शुरू कर दे एक रीजनेबल रेट पर, तो ज़्यादातर किसान लक्ष्मी की तरह वो फिर बैंक से ही लोन लेंगे और अपने ज़मीन को कल्टीवेट करेंगे। इससे क्या होगा कि उनको सस्ता किसान लोन मिल सकता है, कृषि लोन मिल सकता है और उनकी कृषि में सुधार आ सकती है। उनको भी काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे जो कि उनको सूदखोरों को ब्याज के रूप में देना पड़ जाता है। इस चीज़ के बारे में हम चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट में पढ़ेंगे कि कैसे कर्ज का काम होता है। आइए चलते हैं हम दूसरी तरफ। Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and allocate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. कई सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं या सेवा क्षेत्र हैं जिनमें कई सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है और कई सारे लोग इसमें काम करते भी हैं। कुछ पल के लिए हम मानते हैं कि किसान अपना अनाज जो है, जैसे मान लिए कि अरहर हुआ या फिर मूंगफली हुआ या फिर मटर हुआ, इस तरह से कई सारे अनाज जो है वो पल्स क्रॉप्स उगाते हैं। इसके लिए अगर दाल मिल उनके गांव में लग जाए तो वो अपने दाल को, पल्सेस को वहीं पर प्रोसेस कर सकते हैं और फिर वहीं पर पैकिंग करके वो शहरों में बेच सकते हैं। या कोल्ड स्टोरेज अगर उनके गांव में बना दिया जाए तो किसानों के पास ये अवसर मिल जाएगा कि वो अपने बचे हुए अनाज को, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, वो वहाँ पे रख सकते हैं और समय आने पर अच्छे दामों पर उनको बेच सकते हैं। गांव बहुत सारे ऐसे हैं जो जंगल के क्षेत्र में बसे हुए हैं, जंगलों के नज़दीक हैं, तो वहाँ पे गांव वालों को हम शहद कलेक्शन का, हनी कलेक्शन सेंटर्स बना के दे सकते हैं, उनको शहद की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे वो जंगलों में पैदा होने वाले जो शहद हैं, जो बनती हैं शहद मधुमक्खियों के द्वारा, तो उनको वो कलेक्ट करके, पैकिंग करके, प्रोसेस करके बेच सकते हैं।
ऐसे कई सारे कृषि इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पूरी तरह से कृषि पर आधारित हैं। जैसे पोटैटो चिप्स बनाने का है, या फिर राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स, सॉस बनते हैं। तो उन सब का अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट बैठा दें, या सरकार ऐसा कोई सुविधा प्रदान कर दे, तो बहुत सारे लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिल सकता है और उनको शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप जानते हैं कि भारत में 46.9% पॉपुलेशन जो है वो 5 से लेकर 29 साल के हैं, जिसमें से केवल 52% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अटेंड करते हैं, यानी कि वो स्कूल जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, और बाकी जो हैं वो अपने घर में ही रहकर चाइल्ड लेबरर्स का काम करते हैं, यानी कि वो बाल श्रम का काम करते हैं। अगर इन बच्चों को भी स्कूल भेज दिया जाए तो फिर हमें बहुत सारे स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। एक सर्वे के मुताबिक प्लानिंग कमीशन ने एस्टिमेट किया था, ये अंदाज़ लगाया था कि अभी भी हमारे यहाँ 20 लाख नौकरियाँ एजुकेशन सेक्टर में अकेले ज़रूरत है। यानी कि एजुकेशन सेक्टर की ही बात करें तो उसमें 20 लाख नौकरियों की ज़रूरत पड़ती है। Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. अब हम अपने जनसंख्या के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सुधारने के लिए हमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, गांव से लेकर शहरों तक में। अगर हम ये सारे काम करें तो बहुत सारे जॉब हमारे लिए नए निकल सकते हैं। और हमने चैप्टर 1 में डेवलपमेंट में इन सब चीज़ों को देखा था कि डेवलपमेंट केवल पैसे को नहीं माना जाता है, पैसा कमाना डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि पैसे कमाने के अलावा अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का होना भी जरूरी है। तो एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। इट कुड बी टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक IT। हर राज्य में, हर क्षेत्र में ये संभावना है कि वो अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, रोजगार को बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर अभी काम होना बाकी है। जैसे टूरिज्म में काफ़ी सारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नौकरियां मौजूद हैं। उसके अलावा कई सारे हमारे कलाकार हैं गाँव में, जो अपने हाथों से कई सारी चीज़ें बनाते हैं जिनकी विदेशों में भारी डिमांड है। अगर उन्हें भी प्रमोट करें तो भी वहाँ पर हमें नौकरियाँ मिल सकती हैं। उसके बाद IT सेक्टर्स में लगातार नौकरियाँ आ रही हैं और इसमें काफ़ी सारी संभावनाएं भी हैं। सम ऑफ दिस वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए एक सही योजना और सरकार की मदद की आवश्यकता पड़ती है। हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं। The same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than 35 lakh people. प्लानिंग कमीशन के सर्वे के मुताबिक टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सुधार कर हम साल में 35 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। यानी कि अकेले टूरिज्म में ही 35 लाख एम्प्लॉयमेंट हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures recognizing this. The central government in India made a law implementing the right to work in 200 districts of India and then extended to an additional 130 districts. यहाँ पर कई सारे सुझाव आते हैं और कई सारे सुझावों पर हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन इन सुझावों पर काम जो है वो तभी हो सकता है जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें। छोटे समय के लिए, छोटी अवधि के लिए गवर्नमेंट अगर चाहे तो खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट वो काफ़ी सारे काम कर सकती है। उसने अभी एक कानून बनाया था जिसके तहत लोगों को काम देने की आवश्यकता पर जोर दिया था
और इस कानून को राइट टू वर्क कहा गया और ये 200 जिलों में भारत में पहले शुरू हुआ था, बाद में इसको बढ़ाते हुए 130 जिलों को और जोड़ा गया था। और जो जिले उस वक्त रह गए थे, खास करके गांवों में, उनको भी एक कानून बनाकर 1 अप्रैल 2008 में जोड़ा गया और इस कानून को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कहा गया। 2005 में बने इस कानून का नाम नरेगा रखा गया। इस कानून के तहत सभी लोग जो काम करने लायक हैं उनको 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया गया 1 साल के अंदर, और अगर गवर्नमेंट उनको 1 साल के अंदर 100 दिनों का रोजगार नहीं दे पाती है तो फिर उनको अलाउंसेस दिया जाता है, यानी कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट, और कई सारे काम को इस कानून के तहत जोड़ा जाएगा और लोगों को रोजगार देने का वादा केंद्रीय सरकार करती है। तो 2005 नरेगा, जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है, इसके तहत लोगों को रोजगार देने का भी काम किया गया, खास करके रूरल एरियाज में, गांवों में। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डिवीजन के ऊपर, कि काम करने में कैसे 2 चीजों का बंटवारा होता है, यानी कि एक संगठित और दूसरा असंगठित। इन दोनों टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे।